चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम। वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो उसके पर्पज से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन ही आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस उससे आते हैं, वही न्यूमेरिकल वगैरह भी। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर, अब तक हमने डीसी मोटर पढ़ा था, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन को भी देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो आपके पास जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, इन 3 फेज का मतलब ऐसा मोटर यानी कि जो आपके पास 3 फेज पे चलता हो। इंडक्शन का मतलब ये कि जो इंडक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित हो, ठीक है, तो उसे 3 फेज इंडक्शन मोटर बोल देते हैं भाई। अगर बात की जाए इसका यूज, हम जो इलेक्ट्रिक मोटर्स में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री में आजकल आपके पास जो सप्लाई हो 3 फेज सप्लाई है, तो इसलिए हम 3 फेज सप्लाई और सिंगल फेज मोटर आपके डोमेस्टिक यूज के लिए होते हैं, आप घरों में यूज करते हो, ठीक है। और ये होता है मेरे पास रन, क्योंकि ये क्या करता है हमारे पास, रन एट इसेंशियली लगभग कांस्टेंट स्पीड पर चलता है भाई, फ्रॉम नो लोड से फुल लोड। कहने का मतलब ये है कि जब आप मोटर्स पे लोड अप्लाई करते हो तब भी इसकी स्पीड में कमी तो आती है, लेकिन वो बहुत कम आती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर मैं बात की जाए, अगर डीसी की और इस 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंपैरिजन किया जाए तो टॉर्क और स्पीड जो कंट्रोल होता है वो डीसी वालों का ज्यादा बेटर होता है, ठीक है भाई। लेकिन ये हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा मोटर यूज करने में हमें महंगा पड़ रहा है, कौन सा सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई डीसी को चलाने के लिए हमें डीसी सप्लाई अलग से चाहिए होती है, ओके, या कन्वर्टर्स अलग से खरीदने पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की भाई। तो कंस्ट्रक्शंस को मैं इसको डायग्राम से समझाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, और जो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें तो इसमें यानी कि इसकी बनावट कैसी होती है, ये पूरा आपके पास देखा जाए तो भाई ये क्या है, पूरे पास आपके पास इंडक्शन मोटर के पार्ट हैं। इसको बोलते हैं हम भाई क्या, इसको बोलते हैं हम स्टेटर, ठीक है। ये वाला जो अंदर इसका पार्ट है जिसपे जो स्टेशनरी पार्ट है, स्टेटर का मतलब जो मूविंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को जिसमें हमारी वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, इसमें। और जो वाइंडिंग की जाती है वो मेरे पास स्टार और डेल्टा टाइप की हो सकती है, क्योंकि 3 फेज है तो 3 फेज के जो कनेक्शन होंगे या तो स्टार होंगे या डेल्टा होंगे। आमतौर पर पूछा जाए तो हमारे पास डेल्टा वाइंडिंग की जाती है इसमें, है ना, क्योंकि उसकी पावर जो है वो ज्यादा लेती है, इसलिए करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए मेरे पास जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं भाई, नोट करते जाना। इसको बोल दिया हमने क्या, स्टेटर, ठीक है भाई। और इसके बाहर के उसको जो वो है क्या बोलते हैं, इसका जो पॉइंट है जिस पे स्टेटर लगा रहता है इसको बोल देते हैं फ्रेम। ये कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। और जो अभी आएंगे कौन सी चीज किस चीज की बनी होती है, फिर भाई यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और ये है इसका रोटर, ये क्या है, रोटर जो इसके अंदर फिट किया जाता है ना, क्योंकि फ्लक्स होता है और ये रोटर होता है। रोटर कौन सा है, स्क्विरल केज रोटर है। अभी इसको भी और डिटेल में पढ़ेंगे। और ये आपको पता है बियरिंग का काम आपको पता ही है, ठीक है, ताकि घूमने में वो करे, आपके पास आसानी से घूम सके भाई, ओके। ये तो इसका बाहर से कवर है। और ये क्या नाम है, ये इसका वायरिंग बॉक्स है जहां पे आप वायरिंग कर सकते हैं। ये फैन कवर है जो हवा बाहर फेंकता है हीट अप के कारण। ये टांगने वाली चीजें हैं। तो कंस्ट्रक्शन था, एक जनरल आइडिया था, है ना। अब इसी कंस्ट्रक्शंस को हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए भाई इसमें कंस्ट्रक्शन पे, ये आपका जनरल सा आइडिया था, इस प्रकार का आपका जो दिखता है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन में 2-3 चीजें जरूरी होती है, एक स्टेटर है, एक रोटर है मेरे पास, ठीक है। और बीच में जो होता है, जब इसमें हम डालते हैं भाई इस रोटर को, तो बीच में हल्का सा, अब ऐसा तो है नहीं ये रोटर इससे चिपक जाएगा तो घूमेगा कैसे, फ्रिक्शन के कारण घूमेगा ही नहीं। तो इनमें कुछ एयर गैप रहता है भाई। तो एयर गैप जो होता है मेरे पास, उसकी जो रेंज रहती है, कभी कभी पूछ लेता है, वो रेंज रहती है भाई मेरे पास 0.4 से 4 mm तक, डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ मोटर, ठीक है, कि मोटर की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टेटर पार्ट हो गया मेरे पास स्टेशनरी पार्ट, रोटर हो गया मेरे पास घूमने वाला पार्ट, ओके। ये इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन था भाई। अब यहां से जो आता है स्टेटर भाई,
तो स्टेटर बेसिकली हमारा इस प्रकार का दिखता है और इसमें क्या होते हैं हमारे पास, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा है आपके पास, स्टील फ्रेम का है, होलो सिलेंड्रिकल होता है, कोर मेड अप द थिन लेमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉसेस, ये मैंने आपको बता ही रखा था। ठीक है भाई, जो है अब देखो ये तो फ्रेम हो गया और अंदर हो गया आपके पास क्या, स्टेटर। ये क्या है, इसमें वाइंडिंग कर रखी कंडक्टरों से, और ये क्या होती है मेरे पास, ये क्या है, एक तरीके से पोल जिन पे बनते हैं। ये किसकी बनी होती है भाई बच्चों, ये याद रखना है, जो स्टेटर होता है सिलिकॉन, ये लिखा हुआ है सिलिकॉन स्टील की। ये मैंने पहले ही बता रखा है, चाहे आप ट्रांसफॉर्मर में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी मशीन में पढ़ रहे हो, जो सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं हम, ताकि हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो सके। क्योंकि यहाँ पे तो भाई जब आप इसे चलाओगे, थ्री फेज सप्लाई को, थ्री फेज सप्लाई दोगे इसमें, तो इसमें तो एसी है ना, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी होगी तो सिंपल सी बात है इसमें आयरन लॉसेस होंगे। और आयरन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए इसको किसका बनाया जाता है, हमारे पास आयरन लॉसेस में भी दो पार्ट हो गए। कौन कौन से पार्ट, हिस्टेरेसिस लॉसेस और आपका एडी करंट लॉसेस। तो दोनों में से क्या हो गया भाई बच्चों आपके पास, हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम किसका, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, और एडी करंट को लिए करें लेमिनेट। अब देखोगे ना, ये थोड़ी हल्की सी कट कट के ऐसे 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 में बन रखी है। ठीक है भाई, और मैंने बताया था इसके कनेक्शन इंसुलेटेड रहते, कनेक्टेड वाइंडिंग, बैलेंस, थ्री फेज स्टार और डेल्टा कनेक्टेड सर्किट होता है इसमें। या तो मैं स्टार लूंगा या मैं डेल्टा लूंगा। इसकी वाइंडिंग स्टार और डेल्टा टाइप की हो सकती है, डिपेंड ऑन द लोड आपका किस प्रकार का है। तो स्टेटर का था भाई क्वेश्चंस। अब बारी आती है आपके पास रोटर की। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, रोटर आपकी बात की जाए तो रोटर दो टाइप के होते हैं भाई। ठीक है, ये था मेरा स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज रोटर दो टाइप के होते हैं, स्क्विरल केज, स्क्विरल केज का मतलब है एक तरीके से, केज का मतलब होता है पिंजरा। तो देखो ये पिंजरे टाइप का ही है भाई। तो इसमें ये क्या है, बार है, ये बार कॉपर या एल्युमिनियम की बनी हो सकती है, हल्की सी क्या है, टेढ़ी है। ठीक है, टेढ़ी होने का भी कारण बताएंगे इसका आगे। ठीक है, वैसे बता दूं, एक तो मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होती है, और इससे थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ने से तो टॉर्क बढ़ने में आसानी रहती है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपके पास क्या बोलते हैं, स्क्विरल केज रोटर। और दूसरा होता है स्क्विरल केज का मतलब ये होता है मेरे पास, इस इनको जो जिससे कनेक्ट रहता है इनको बोलते हैं एंड रिंग। क्या, एंड रिंग, ये वाली इससे जिससे कनेक्ट रहता है। ठीक है भाई, तो ये होती है एंड रिंग। और दूसरा होता है मेरे पास वाउंड टाइप रोटर। वाउंड टाइप रोटर क्या होता है, इसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं, इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है भाई, लो होता है। तो वाउंड टाइप रोटर क्या होता है, देखो भाई ये भी इसमें बनी हुई लेमिनेशन, इसमें तो बार बनी हुई थी, बट इसमें क्या है हमारे पास स्लॉट बने हुए हैं, इसमें वायरिंग हो रखी है। ये क्या हो रखी है आपके पास, वायरिंग हो रखी है। ये क्या हो रखी है भाई बच्चों, इसमें वायरिंग। ठीक है, तार निकल के आ रहा। ये क्या लगी हुई है मेरे पास, स्लिप रिंग लगी हुई है, देखो तीन, क्योंकि मेरे पास रोटर की जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग होती है, ये कौन सी वाइंडिंग होती है, थ्री फेज वाइंडिंग। और किस प्रकार की वाइंडिंग होती है, जैसे स्टेटर में वाइंडिंग होती है वही वाइंडिंग मेरी इसमें होती है। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास थ्री फेज वाइंडिंग। तो इन फेज वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, यहां पे देखो स्लिप रिंग से कनेक्ट कर रखा है। अब इस स्लिप रिंग क्यों लगाते हैं भाई इनमें, ताकि हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को, अब ये वाइंडिंग है मुझे पता है, ठीक है, इनमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड क्यों करते हैं, ये चीजें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस को ऐड करके हम काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। किन को करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये मेरे पास किस प्रकार का है, वाउंड टाइप रोटर है, और वो है मेरे पास दो प्रकार के होते हैं रोटर। इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, इसका हाई होता है। इसमें स्लिप रिंग यूज होती है, तीन फेज है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाउंड टाइप में कितनी स्लिप रिंग यूज होती है, तो तीन टाइप की स्लिप रिंग यूज होती है। ये तो दोनों तरफ से शॉर्ट है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड आप नहीं कर सकते, ना तो इसको इसमें रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो, ना कुछ चीजें कर सकते हो, बट इसमें रेजिस्टेंस आप ऐड कर सकते हो। भाई वाइंडिंग है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है भाई, तो इसको स्लिप रिंग रोटर भी बोलते हैं या वाउंड टाइप रोटर भी बोलते हैं, और इसको स्क्विरल केज रोटर बोलते हैं। क्लियर है भाई, तो दिखने में ऐसा होता है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यही रोटर होता है जो इसके उसमें जाता है भाई। ठीक है, स्क्विरल केज रोटर है, सिंपल सी बात है, जो चीजें मैंने बताई है इसमें। इट कंसिस्ट, इसमें क्या है, लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर होता है, हैविंग द पैरेलल स्लॉट ऑन इट्स आउटर पेरिफेरी। उसके बाहर के एरिया में क्या होते हैं, पैरेलल स्लॉट बने होते हैं
या तो कॉपर के हो सकते हैं या एल्युमिनियम के बार। प्लेस इन अ स्लॉट, हर एक उसमें स्लॉट में रखी जाती है, ठीक है, या तो कॉपर की होगी या एल्युमिनियम की बार, ठीक है। ऑल दीज बार आर जॉइंड एट द एंड बाय मेटल रिंग्स कॉल्ड एंड रिंग। एंड रिंग होगा ये, एंड रिंग, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैंने बताया था इसमें बेटा क्या था, ये एंड रिंग से कनेक्ट है, जिनको बताया था मैंने, ये जितनी बार है किससे, एंड रिंग से कनेक्ट है आपस में एक तरीके से, जिससे वो बन रहा है। ओके, स्क्विरल केज रोटर, इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, बाकी हम इसमें आगे डिफरेंस भी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहां से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। वाउंड टाइप रोटर मैंने बता दिया, वाउंड टाइप रोटर अगर उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट निकाल ले तो ये है, ये आपकी जो वाइंडिंग है, और ये मेरे पास स्लिप रिंग है, और ये रियोस्टेट रेजिस्टेंस है। हर एक फेज से हमने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है भाई। तो वाइंड टाइप रोटर, इसमें एक्स्ट्रा बाहर के रेजिस्टेंस को हम ऐड कर सकते हैं। तो इट कंसिस्ट द लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर है, और कैरी द 3 फेज वाइंडिंग सिमिलर टू द वन ऑन द स्टेटर। मैंने बताया था जैसे स्टेटर के ऊपर होगी वही वाइंडिंग इसमें होगी, अगर ऊपर स्टार है तो इसमें भी स्टार ही रहनी है, ठीक है। द रोटर वाइंडिंग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्लॉट, जो भी मेरी रोटर वाइंडिंग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, ऐसा नहीं है कि इसमें टर्न ज्यादा उसमें कम है, बराबर ही रहने हैं आपके पास, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्लॉट एंड यूजुअली स्टार कनेक्टेड, और ज्यादातर ये स्टार कनेक्टेड रहती है, ठीक है भाई। स्टार कनेक्टेड में क्या है, आप इजीली वो कनेक्ट कर सकते हो रेजिस्टेंस, ओके। तो ये रोटर वाइंडिंग है आपके पास, और ये दोनों में क्या है हमारे पास, ये दोनों में डिफरेंस है भाई, रोटर वाइंडिंग और इसमें कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर बात की जाए स्क्विरल केज का, जो था आपके पास हाई करंट यूज फॉर स्टार्टिंग, और उसमें वाउंड टाइप में लो करंट यूज होती है, ठीक है। और इसमें क्या है मेरे पास, कंस्ट्रक्शन सिंपल है, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, उसकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, और इसमें क्या है, चीपर है, वो कॉस्टली है, थोड़ा महंगा है। लो स्टार्टिंग टॉर्क है, वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। पुअर स्टार्टिंग एफिशिएंसी, उसकी स्टार्टिंग एफिशिएंसी अच्छी है। गुड पावर फैक्टर है, उसका लो पावर फैक्टर है, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू स्क्विरल केज। अगर करते हैं रोटर हैव रोटर बार्स, उसमें रोटर की वाइंडिंग होती है सिमिलर टू स्टेटर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन नॉट बी एडिड, और उस वाले में मैंने बताया था कैन बी एडिड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है भाई बच्चों। तो ये थोड़ा थियोरेटिकल है भाई, इसमें जब ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो, ठीक है। इसमें मैंने बताया देयर इज नो स्लिपिंग, इसमें स्लिपिंग नहीं होती, उसमें स्लिपिंग और ब्रूसेस होते हैं। वाइडली यूज टू इट्स लो कॉस्ट एंड लेस मेंटेनेंस, ठीक है, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ये वहां पे यूज करते हैं हम, नॉट यूज मतलब यूज तो होता है, लेकिन जहां पे हमें इसका वेरिएशन करना हो कि इसमें पावर फैक्टर वगैरह में, ठीक है। पुअर स्पीड रेगुलेशन है, गुड स्पीड कंट्रोल पुअर है, उसमें अच्छा है क्योंकि उसमें हम एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर पा रहे हैं, वो देखेंगे जब स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे हम, ओके भाई, ठीक है। अभी देखते हैं, हाँ अब देखो भाई शॉर्ट में बता रहा हूं मैं इसमें आपको चीजें, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। प्रिंसिपल ऑपरेशन, आपके पास स्टेटर हो गया भाई, तो मैं बना देता हूं, अभी बनाते हैं इसका, बोला तो बन जाएगा यार। चलिए गोले का ऑप्शन आता था वो सोच रहा था, खैर कोई नहीं, ओके चलिए। अब देखो भाई प्रिंसिपल ऑपरेशन, सिंपल सी बात है, इसमें मेरे पास अच्छा बन गया ये भी, ठीक है भाई। मुझे पता है मेरे पास जो वाइंडिंग रहेगी 3 फेज वाइंडिंग रहेगी, लोड ले लेता हूं मैं कुछ ना, ठीक है, मान लो ये ए है, ठीक है, और
ठीक है, इससे 120 डिग्री बी और ये, ठीक है, तीनों 120 डिग्री पे फेज है आपके पास। तो अगर ये इसका अपोजिट ये भी होगा, ठीक है, ये वाइंडिंग मेरी यहां से कनेक्ट होती है इस प्रकार से, एक फेज ये हो गया, और इसका अपोजिट यहां होगा, इसका अपोजिट यहां होगा, ठीक है। अगर इस पे तो एक फेज की वायरिंग ये निकल गई, दूसरे फेज की वायरिंग ये निकल गई, और तीसरे की मैं एक तरीके से कनेक्शन बता रहा हूं कि किस प्रकार से इसमें बाकी फेज के होंगे, ठीक है, ये निकल गई भाई, ठीक है। देखा जाए तो ये 3 फेज की सप्लाई आ गई आपके पास, ठीक है, जो उसमें दिखाए थे इस प्रकार की वायरिंग है आपके पास, ठीक है। तो अब क्या है, जब 3 फेज की मेरे पास वायरिंग होगी, सिंपल सी बात है, ये फेज आर है या कुछ भी दे दो, ए बी सी बी नाम दे दो इसको, आर तो ये आर डैश होगा, इसके अपोजिट वो रहेगी, ये वाई है तो ये वाई डैश रहेगा, और ये जेड है आर बी, आर वाई बी, ये बी है तो ये बी डैश होगा, ठीक है। और जो इन तीनों का पॉइंट होगा भाई, इनको आपस में हम जोड़ देंगे, ये बच रहे हैं ना 3 पॉइंट इनके सप्लाई वाले, ये इन तीनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे एक पॉइंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। तो इसके में ज्यादा उसमें नहीं जा रहा कि इक्वेशन वगैरह में, है ना, क्योंकि जो हमें पॉइंट निकालना है उस पॉइंट को यूज करते हैं हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता इसकी डेरिवेशन की कुछ ज्यादा जरूरत है भाई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इससे, जब मैं तीनों फेज की सप्लाई दे रहा हूं, हमें पता तीनों फेज की जो वेव फॉर्म आती है भाई बच्चों, वो इस प्रकार की आती है, और उससे 3 फेज में क्या रहता है, हमें एक कांस्टेंट पावर भी सप्लाई होती है, ठीक है। परफेक्ट नहीं बनी है बट आप समझ लेना। तो इसमें देखा है तो 3 फेज में जो मेरे पास पावर मिलती है लगभग कांस्टेंट मिलती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है मेरे पास, अगर मैं फेज की बात करूं, मुझे पता है तीनों इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब मेरे पास आर वाई बी, अगर एक बार ये फेज आ रहा तो फेज में मेरे पास जो फ्लक्स की डायरेक्शन रहेगी वो इस प्रकार की रहेगी, इधर रहेगी, वाई आएगा तो इधर रहेगी, जेड आएगा तो इधर रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास पाथ आएगा इसमें, ठीक है, तो एक बार मान लो एन से एस यहां पे बन रहा है, फिर दूसरी कंडीशन में मेरे पास यहां से बन रहा है, और तीसरी कंडीशन में मेरे पास यहां से बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे पास इसमें जो फ्लक्स होगा ना, जैसे मैं 3 फेज सप्लाई दूंगा स्टेटर में, तो यहां पे एक रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर समझ रहे हैं हम इसका कि कैसे काम करता है। तो जब मेरे पास यहां पे रोटेटिंग फ्लक्स बनेगा, तो फ्लक्स क्या है, रोटेटिंग हो रहा है, मूविंग हो रहा है, तो उस फ्लक्स की एक स्पीड होगी, जिस स्पीड से फ्लक्स घूमेगा उसे बोलेंगे हम NS, और जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। इसे निकालते भी हम 120 F/P से, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल, इनसे भी निकाल सकते हैं आप, जिस स्पीड से मेरा फ्लक्स घूमेगा, ठीक है, उसे बोल देते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड। तो याद रखना, सिंक्रोनस स्पीड किसे बोलते हैं, फ्लक्स के घूमने की स्पीड को, ठीक है। तो जब ये घूमेगा तो इसमें तो भाई आपका क्या रहेगा, इसमें आपके पास रोटर रहेगा, एक रोटर रहेगा, रोटर पे क्या है आपके पास, बार है ना, बार है, कंडक्टर है, तो क्या ये फ्लक्स इन कंडक्टर को कट करेगा, इसी चीज को हम एयर गैप भी बोलते हैं भाई, ठीक है। मैं बता दूं इसको, एयर गैप जितना ज्यादा होगा आपको मैग्नेटाइजिंग करंट उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, पावर फैक्टर उतना ही पुअर रहेगा मोटर का, तो एयर गैप जितना कम रहेगा उतना पावर फैक्टर सही रहेगा, ठीक है, आपको करंट कम देनी पड़ेगी। चलिए कहां थे हम, हाँ, तो पहले प्रिंसिपल समझते हैं इसका। तो भाई इस पे जब कट करेगा, तो जब कट करेगा तो इन कंडक्टर में फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या कहता है कि जब कोई फ्लक्स कंडक्टर को कट करता है तो उनमें EMF इंड्यूस होता है। तो क्या इन बार्स के अंदर जो रोटर की बार थी उनमें EMF इंड्यूस होगा, हाँ होगा। आपस में शॉर्ट सर्किट है, तो यानी कि भाई शॉर्ट है तो करंट भी फ्लो होगी, हाँ होगी।
तो अब देखो क्या वो पोजीशन आ गई है यहाँ पे कि एक करंट कैरिंग, जब इनमें करंट फ्लो होगी तो करंट कैरिंग कंडक्टर लाई बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई से मिल रहा है आपको, और करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गए हैं हो गए ना भाई। तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गए तो इन कंडक्टर पे फोर्स काम करेगा, टॉर्क, है ना। और उस टॉर्क को भी आप डायरेक्शन से निकाल सकते हो, किससे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की डायरेक्शन से। ये डिपेंड करेगा हर कंडक्टर पे मेरा फ्लक्स किधर से किधर पड़ रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, तो घूमने की डायरेक्शन भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, आमतौर पे निकालोगे तो इसकी घूमने की डायरेक्शन वही रहेगी जिस डायरेक्शन में मेरा फ्लक्स घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में मेरा फ्लक्स घूम रहा है। ठीक है, तो कहां थे हम, तो ये हो गया मेरा। तो इस प्रकार से आपका मोटर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इन कंडक्टर पे टॉर्क होगा, ये घूमना चालू कर देगा, और जिस स्पीड से रोटर घूमेगा उसे डिफाइन करते हैं हम एन से। तो होती है मेरे पास रोटर की स्पीड, तो रोटर या रोटर स्पीड या फिर मोटर स्पीड, मोटर स्पीड। ठीक है, या तो रोटर स्पीड समझ लो इसको या मोटर स्पीड। तो ध्यान रखना दोनों में अंतर होता है। जो सिंक्रोनस स्पीड है वो फ्लक्स के घूमने की, भाई कंफ्यूज मत होना, वो फ्लक्स के घूमने की डायरेक्शन है। ठीक है, और जो रोटर स्पीड है मेरे पास वो किसकी है, इसके रोटर की, जिस स्पीड से मेरा रोटर घूमेगा भाई। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो कभी कभी अगर मैं, इतना याद रखना फिलहाल तो, क्योंकि मैं डेरिवेशन इसका नहीं करा रहा हूं, ठीक है, कि अगर मैं इसके कोई भी दो चेंज कर दूं टर्मिनल तो इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, इसकी अगर डायरेक्शन बदलनी है तो कोई भी दो वो चेंज कर देते हैं हम, क्या, इसकी टर्मिनल आपस में कोई भी दो एक्सचेंज कर दो तो इसकी घूमने की डायरेक्शन बदल जाती है भाई। तो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल कि भाई एक कंडक्टर है। अच्छा, एक बात तो सोचने वाली बात है कि क्या इसको आपने जो यूज किया है, क्या एक्स्ट्रा कोई चीज लगाई स्टार्ट करने के लिए, नहीं, आपने सप्लाई दी, स्टार्ट हो गया। तो इसलिए ये मोटर क्या कहलाती है मेरी, सेल्फ स्टार्ट मोटर, सेल्फ स्टार्ट मोटर। ये पॉइंट नोट कर लेना कि ये है मेरी क्या, सेल्फ स्टार्ट मोटर है भाई। ठीक है भाई, और क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती है, थोड़ी सी कम पे चलती है, इसलिए इसको एसिंक्रोनस मशीन भी कहते हैं। तो पूछ लेता है सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अब इसके इन पॉइंट्स पे आते हैं हम भाई कि क्या उनसे चीजें कैसे कैसे निकाल लेंगे हम। ठीक है भाई, तो रोटेटिंग फील्ड मैंने बता दिया आपके पास। तो अगर रोटेटिंग फील्ड की वैल्यू आ जाती है तो ये रहती है मेरे पास, अगर दो फेज के रोटेटिंग फील्ड निकाल ले तो भाई फाई आर, यानी कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स आता है वो आता है मेरे पास 3/2 फाई एम। मैक्सिमम फ्लक्स का कहीं पर भी दो फेज का निकाल लोगे तो रिजल्टेंट फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना आता है, या 1.5 इंटू फाई एम। ठीक है, और जो फ्लक्स होता है क्या, इसमें रोटेटिंग फ्लक्स होता है। कि स्पीड आप निकाल सकते हो किससे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया भाई। तो स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स, स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर और फ्लक्स। ठीक है भाई, तो इसकी स्पीड कैसे निकालते हो आप, जो सिंक्रोनस स्पीड है उसी को बोलते हैं हम 120 F/K P। P क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ P क्या है भाई मेरे पास, नंबर ऑफ पोल। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे। देखो जो इंडक्शन मोटर से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैं ला रखा हूं आपको कराने के लिए। ठीक है, F क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, जो आप उसको दोगे भाई, आपके घर में कुछ सप्लाई तो आ रही ना फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सप्लाई वाली। ठीक है, P नंबर ऑफ पोल हो गए, और ये क्या है मेरे पास, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है भाई। अच्छा, कभी कभी ये आ जाता है आपके पास भाई कि अगर, ठीक है, चल रही ना क्लास तो, ठीक है, हाँ चलो, कभी कभी ये आ जाता है आपके पास कि मेरे पास जो लगभग है भाई, मैं बता दूं ये क्या होगी मेरे पास, सिंक्रोनस स्पीड, और दूसरी स्पीड होती है मेरे पास रोटर की स्पीड n। तो लगभग भाई वो भी उसके बराबर ही रहती है, सिंक्रोनस स्पीड के आसपास ही रहती है। ठीक है,
तो ये हो गया आपके पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। दूसरी स्पीड होती है भाई रोटर की स्पीड, जिसे एन से भी डिफाइन करते हैं, एन आर से भी डिफाइन करते हैं। एक चीज आती है आपके पास स्लिप। ठीक है भाई, तो स्लिप को देख लो क्या कहते हैं आप। स्लिप बेसिकली होती क्या है, देखो यार सिंपल सा है, एन एस माइनस के एन अपॉन के एन एस, और परसेंटेज में निकालनी है तो इनटू 100 कर दो। तो अगर इसके फॉर्मूले पे जाएं तो बेसिकली देखा जाए तो मेरे पास अगर मैं एन एस माइनस एन सिंक्रोनस स्पीड है और एन रोटर स्पीड है, यानी कि दोनों के डिफरेंस को मैं स्लिप बोल देता हूं। और परसेंटेज में निकालना हो तो एन एस के रेस्पेक्ट में उसमें कितनी कमी आई है उसको भी हम स्लिप बोल देते हैं परसेंटेज में। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स पे हम ध्यान देते हैं जरा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं क्वांटिटी एन एस माइनस एन इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। ठीक है, स्लिप की स्पीड बोलते हैं इसको। इसके मान लो मेरे पास ये 1500 आरपीएम पे चल रहा है। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, फिर इन पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास भाई जो फ्लक्स है यानी कि एन एस है वो तो 1500 आरपीएम पे चल रहा है, और अगर आपके पास क्या है रोटर है वो 1480 पे चल रहा है, 70 ले लेते हैं आरपीएम पे चल रहा है, 1470 आरपीएम पे, है ना। तो इसकी स्लिप की स्पीड क्या होगी, 1500 माइनस 1470, 30 हो जाएगी स्लिप स्पीड। ठीक है, लेकिन अगर इसको अब देखो, अगर इसे परसेंटेज में निकाल दें हम, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस माइनस, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, आता है एन एस इंटू 100। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1500 माइनस के 1470 डिवाइड बाय 1500। ठीक है, और इंटू 100 कर दो, जरा देखना कितना आएगा। तो सिंपल सी बात, 30 इंटू 100 डिवाइड बाय, इससे घट गया 15 दूनी 30, 2%। तो 2% क्या है, यानी कि मैं बोल सकता हूं स्लिप इसकी 2% का मतलब ये है कि भाई जो रोटर घूम रहा होगा वो आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है उससे 2% कम स्पीड पे चल रहा होगा, इसको बोल देते हैं हम स्लिप। ठीक है भाई, अब इसने पूछा है कि ये भी बहुत आता है, व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी, ठीक है, n0 स्लिप इज इक्वल टू 1 होती है या फिर 100% होती है। अब देखो हमने बताया स्पीड, अब एक चीज और देख लो भाई स्लिप की। ठीक है, इसने बोला कि अगर भाई मेरे पास जब रोटर स्टेशनरी है तब स्लिप क्या होगी, आता है स्टेशनरी, या इसको स्टैंड स्टिल कंडीशन भी बोल देते हैं, स्टैंड स्टिल कंडीशन भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो इमेजिन करो भाई स्टैंड जब रुकी हुई है, यानी कि मेरे पास स्लिप क्या होगी, परसेंटेज स्लिप इक्वल टू हो गया भाई फॉर्मूला एन एस माइनस के एन अपॉन के एन एस इंटू 100। ठीक है, तो अगर मैं एन, ये क्या होगी स्टैंड स्टिल पे तो 0 है, तो ऊपर क्या हो गया एन एस अपॉन के एन एस इंटू 100, तो इसे काट के तो 1 आ गया 100%, या फिर फ्रैक्शन पार्ट में देखे तो 1। अगर परसेंटेज में पूछा तो 100 और अदरवाइज 1। तो यानी कि अगर रोटर मेरा स्टेशनरी है या ये आता है स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो स्लिप मेरी क्या रहेगी, क्या रहेगी बच्चों भाई, मेरे पास 1 रहेगी। ठीक है, आमतौर पे जो इंडक्शन मोटर है चेंजिंग द स्लिप नो लोड से फुल लोड तक हार्डली 0.1 से 3% तक रहती है, यानी कि ज्यादा वो रहता नहीं। ठीक है, इसलिए इसे एसेंशियली कांस्टेंट स्पीड मोटर भी कहा जाता है, ये कहा जाता है। ओके, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं भाई बच्चों इसमें। अब आते हैं रोटर करंट फ्रीक्वेंसी पे। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, रोटर में क्या हुआ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो उसमें करंट फ्लो हुई, तो उसकी कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि डेवलप तो वहां एसी हो रही है, तो उसी को बोल देते हैं रोटर करंट फ्रीक्वेंसी। इसका नाम ले दिया हमने एफ डैश से, कुछ बुक में एफ आर से दे रखा है, आपकी चॉइस है। तो होता है मेरे पास एस इंटू एफ, ये याद रखना।
ये होता है स्लिप। ठीक है, स्लिप की क्या वैल्यू लोगे, परसेंटेज वाली नहीं, फ्रैक्शन, पॉइंट वाली, वो वाली वैल्यू लोगे। ये और ये क्या है मेरे पास, ये है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्योरी मैंने बता दी है कि जब मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है, रोटर में जो करंट फ्लो होती है उसकी कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रोटर करंट फ्रीक्वेंसी। भाई मैं दो तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन और बता दूं, यहां पे दो तीन चीजें हैं भाई। अगर आपके पास की जाए हमेशा एन एस ग्रेटर देन किससे रहेगी, एन से। अगर आप फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स जो रोटेटिंग फ्लक्स होगा यानी कि जो फील्ड फ्लक्स होगा, एंड कौन सा, रोटर का जो फ्लक्स होगा, इनकी जो स्पीड होगी सेम रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि जिस स्पीड से आपका ये फ्लक्स घूम रहा है ना रोटर वाला, उसी स्पीड से आपका रोटर वाला फ्लक्स घूमेगा। तो अगर इनकी रिलेटिव स्पीड पूछ लेता है कभी कभी, वो क्वेश्चन बहुत बार, रिलेटिव स्पीड ऑफ किसका, एक तो स्टेटर का फ्लक्स हो गया, एक रोटर में भी तो करंट फ्लो हो रही, उसका फ्लक्स हो गया, तो दोनों की स्पीड सेम रहती है। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी मेरे पास, जीरो, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे ना। रिलेटिव स्पीड आप कैसे निकाल लोगे भाई, मान लो एक बस है, ये 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही, ये इधर 50 की से जा रही, तो आप इसमें से घटा दोगे, आपको पता दोनों के इसमें 50 की से ज्यादा जा रही। लेकिन अगर दोनों की 100 जा रही है एक ही डायरेक्शन में और घूमने की वो भी है इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, 0 हो जाएगी। तो सेम वही है, जिस स्पीड से आपका फ्लक्स घूम रहा है उसी स्पीड से आपका रोटर का फ्लक्स घूम रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी। आई बात समझ में भाई, क्लियर है। अब यहां पे और चीजों का भी ध्यान देते हैं। यह हो गया स्लिप फ्रैक्शन। अब आते हैं भाई कुछ पॉइंट्स समझते हैं इसके। अगर मेरे पास, मुझे पता है भाई, अगर ये पूछ लेता रोटर करंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक उदाहरण लेते हैं हम। मान लो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है मेरे पास भाई 50 हर्ट्ज, और उसकी जो है मेरे पास रोटर की जो करंट फ्रीक्वेंसी, वो जो स्लिप है, किसी मोटर की जो स्लिप है वो है 0.02 है। तो यहां से रोटर फ्रीक्वेंसी क्या पता चल जाएगा। अब देखो भाई स्लिप है क्या, बेसिकली इस चीज को एनालिसिस करना आप। मेरे पास है रोटर फ्लक्स, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पे, पहले मैं समझा दूं इसको आपको। एन कहां था स्लिप का फॉर्मूला ना, इसके बाद में आते हैं, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। अगर मैं स्लिप की बात करूं तो ये क्या है मेरे पास, एन एस माइनस के एन, ठीक है, ठीक है। और स्लिप स्पीड की बात करूं मैं, और ये एन एस, ठीक है। तो एक उदाहरण लिया था हमने, मान लो 1500 आरपीएम का सिंक्रोनस स्पीड है और ये 1470 की स्पीड एन है, ठीक है। तो यहां पे आया था हमारे पास, ये आ गया था 0.03 स्लिप, ये आई थी, या 3% बोल सकते हो आप, है ना, 70 30 15 2 30, ठीक है, या तो 3%। अब देखो ये क्या है, फ्लक्स की स्पीड ये है, ये फ्लक्स की स्पीड है, फाई रोटेटिंग फ्लक्स, और फाई फील्ड बोल दो इसे, फील्ड फ्लक्स है ना, सप्लाई, और ये है मेरे पास फाई रोटर का फ्लक्स। अब देखना, अगर मेरे पास ये तो रोटर का फ्लक्स है, इन दोनों की स्पीड मैंने बता दी 0, लेकिन एक है मेरे पास स्पीड किसकी, फ्लक्स की, और एक है मेरे पास एन, रोटर किस स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अगर मैं इसको रिड्यूस करूं स्पीड को 1460, तो मेरी स्लिप बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर ये रिड्यूस होगी, क्योंकि ये रिड्यूस होगी, तो सिंपल सी बात है ये वैल्यू ज्यादा आएगी आपके पास ऊपर वाली, और ये क्या होगी आपके पास, अगर ये रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो ये बढ़ रही। कहने का मतलब जब आपका मोटर कम स्पीड पे चलेगा तब स्लिप बढ़ेगी। आप इस चीज का ध्यान रखना, जब आपका मोटर कम स्पीड पे चलेगा तो स्लिप आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा था आपको, अब ये यहां देखते हैं जरा। यहां था, हमने ये वाला केस लिया था भाई हमने स्लिप। तो फ्रीक्वेंसी की बात करूं अगर मैं, ये है मेरे पास, तो रोटर पे जो फ्रीक्वेंसी होगी स्लिप की वैल्यू 0.02 इंटू 50, 50 दूनी तो
ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आ गई 1 हर्ट्ज। यानी कि अगर वहां पे 50 हर्ट्ज थी तो स्पीड इसकी क्या थी, स्लिप अगर 2%, स्लिप 2% का मतलब, स्लिप 2% का मतलब वैसे तो यार ये 3% नहीं आनी थी, 70-30 होना था ना, और 15 दूनी 30, 2% होनी थी शायद, जो भी है। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर मैं बोलूं स्लिप बढ़ती जाएगी, यानी कि अगर स्पीड बढ़, कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, किसकी, रोटर की स्पीड, तो आपकी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होता जाएगा, किसकी, रोटर फ्रीक्वेंसी का। तो ये इनडायरेक्टली सवाल पूछ लेता है आपसे, ऐसे नहीं पूछेगा स्लिप बढ़ेगी तो क्या होगी, ये आइडिया आपको खुद लगाना पड़ेगा। उसने बोला कि अगर आपकी रोटर की स्पीड बढ़ जाती है इंडक्शन मोटर की, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपका, किस पर, आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी पे। तो आपको पता है कि भाई अगर मेरी स्पीड बढ़ेगी तो एन बढ़ेगा, और एन बढ़ेगा तो स्लिप मेरी क्या होगी, कम होगी, और स्लिप मेरी कम होगी तो सिंपल सी बात है, मेरी ये वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, तो जितना कम होता जाएगा इसके फ्रैक्शन से, इससे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वही होगा। ओके, अब बारी आती है आपके पास, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बारी आती है इसी में दूसरा पॉइंट, कि अगर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में, ठीक है, एफ डैश क्या होगी। अब देखो भाई, एफ डैश का सिंपल सा फंडा पढ़ा आपने, एस इंटू एफ, ये पढ़ा। स्टैंड स्टिल कंडीशन में एस की वैल्यू क्या बताई थी अभी, 0, कैसे आई थी पता है ना, क्योंकि एन तो 0 हो जाती है इसलिए, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ ही रहेगा। तो क्या इससे क्या पता चलता है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी सप्लाई है वही आपके रोटर पे रहेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर आपकी स्टैंड स्टिल कंडीशन है, यानी कि मोटर आपकी रुकी हुई है, तो रुकी हुई के दौरान आपका जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वही रोटर की फ्रीक्वेंसी पे रहेगा। आई बात समझ में क्लियर है भाई। ठीक है, सिंपल सा है, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि भाई जब वो घूम ही नहीं रहा तो पूरी फ्रीक्वेंसी तो उसमें कट होनी ही होनी है। ओके, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास रोटर करंट फ्रीक्वेंसी भाई। और मैं ज्यादा बता दूं, आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं भाई, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तक 90% क्वेश्चन आपके पास यहीं से आते हैं। ठीक है, जितना में ये अब हो रहा है इसे। ओके, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके पास जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें बोला सिंक्रोनस स्पीड है ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 20 पोल है, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सप्लाई। इसने सिंक्रोनस स्पीड पूछा भाई। ठीक है, तो इसने यानी कि एन एस पूछा है, तो स्पीड हो जाएगी 120 एफ अपॉन के पी। ये 120 इंटू एफ कितना है भाई बच्चों इसका, फ्रीक्वेंसी है 50, और पी कितना है, पी दिया इसने 20 पोल्स, काट दो 60। एन एस इज इक्वल टू कितना हो गया भाई मेरे पास, 6 30। ठीक है, तो इसमें दे रखा 300 आरपीएम, ये रहा आंसर। आंसर ये हो जाएगा भाई। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, चलो इससे भी देख लेते हैं हम। ये तो सेम है यार, वही है। ए 6 पोल इंडक्शन मोटर सप्लाई कर रहा है टू द 10 पोल अल्टरनेटर को विच ड्राइवन 600 आरपीएम। ठीक है, इफ द मोटर इज रनिंग, अब देखो इसने रनिंग क्या बोल दिया, 970 आरपीएम। ठीक है, डिटरमाइन द परसेंटेज स्लिप, तो इसने स्लिप पूछी भाई परसेंटेज। तो स्लिप का सिंपल सा फंडा है, आप देखना, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस के एन अपॉन के एन एस इंटू 100। ठीक है, थोड़ा घुमा दिया इसने, बोला, इसने क्या बोल दिया भाई, आपके पास एन एस है, इसने बोला 6 पोल इंडक्शन मोटर है और 10 पोल अल्टरनेटर है। ठीक है, ड्राइवन 600 आरपीएम। तो भाई इसने आपको इसने क्या पूछा, एन एस, तो एन नहीं है ना आपके पास। ठीक है,
एन कैसे निकाल लोगे अब आपके पास भाई, एन एस तो दूसरा है पहला एन एस, एन एस भी देखो कैसे निकाल लोगे आप, इसने एन तो दे दिया 970 आरपीएम पे, ये तो एन दे दिया, एन एस कैसे निकालोगे आप 120 एफ अपॉन के पी। क्या आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी इसने, कहीं नहीं दे रखी इसने। 6 पोल तो इंडक्शन मोटर है, लेकिन 10 पोल का अल्टरनेटर है विच सप्लाई कर रहा है 600 आरपीएम, तो यहां से निकाल दो फ्रीक्वेंसी। ये तो फंडा पढ़ाई आपने, एन इजकल टू 120 एफ अपॉन के पी और फ्रीक्वेंसी इजकल टू एन पी अपॉन के 120, लेकिन इसमें पोल कौन सा लोगे एन। बेटा फ्रीक्वेंसी किसकी निकाल ले आप, ऑल्टरनेटर से, क्योंकि इंडक्शन मोटर को जो सप्लाई मिल रही है वो ऑल्टरनेटर से तो मिल रही, तो आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी किसकी है आपके पास, ऑल्टरनेटर की निकाल लोगे आप। ऑल्टरनेटर एन 600, ठीक है। एक सेकंड, हाँ कहां थे हम, तो 600, ठीक है। और पोल, पोल भी ऑल्टरनेटर के कितने हैं भाई, ऑल्टरनेटर के 6 पोल इंडक्शन मोटर है, सप्लाई बाय द 10 पोल 10, और इसकी स्पीड कितनी है भाई बच्चों, 120, इससे कट गया 12 पंजे 60, 50 हर्ट्ज, तो 50 की इतनी आ गई 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ गई, तो साफ पता चल गया। लो तो अब एनएस निकाल दो, एनएस 120 इंटू फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आई है 50, नंबर ऑफ पोल कितने हैं भाई बच्चों इसमें, नंबर ऑफ पोल है इसमें, नंबर ऑफ पोल किसके पूछ रहे हैं आप, मोटर के 6 हैं, तो 6 लोगे आप, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 20, तो एन एस आ गया बच्चों आपके पास 1000 आरपीएम, यानी कि 1000 आरपीएम से उसका फ्लक्स घूम रहा है, और उसने क्या बच्चा परसेंटेज स्लिप, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये आ गया, देखो यहीं से पता चल जाए 1000 है माइनस के 970 है 30 आएगा मेरे हिसाब से, और आ जाएगी आपके पास ये, चलो निकाल देता हूं पूरा परसेंटेज स्लिप, तो एन एस बाई कितना 1000 माइनस के कितना पे चली रनिंग मोटर 970 पे, 2 स्पीड है कंफ्यूज मत होना, ठीक है, और अपॉन के इंटू 100, तो ऊपर आ गया 30,000 डिवाइड बाय वो, तो आपके पास कितना आ गया ये 3%, कितना आ गया 3%, ऊपर वो आ जाएगा 30, तो 3000 हो जाएगा, 3000 डिवाइड बाय 1000, तो 3% स्लिप आंसर हो जाएगा भाई। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, व्हेन द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज एट नो लोड द स्लिप इज, तो नो इसने बोला, देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है भाई, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही कर पाएगा। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं आप लोगों को, पहले बता रहा हूं ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, जब ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपको सोचने का नजरिया उतना ही चेंज होगा, ठीक है। और जो समझ में ना आए मेरे से पूछ लो। व्हेन द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट नो लोड स्लिप इज, तो भाई स्लिप देखो, अगर बात की जाए उसने नो लोड पे, ठीक है, नो लोड का मतलब उस पर कोई लोड नहीं है, तो यानी कि उसकी जो स्पीड रहेगी बहुत हाई रहेगी, स्पीड क्या रहेगी वेरी हाई, वेरी हाई कितनी, क्या सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा जा सकता है, नहीं जा सकता, तो यानी कि नो लोड पर लगभग एन एस के बराबर ही रहता है, ठीक है। अब एन एस के बराबर क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब तो हल्का सा कम क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो कभी भी उसको अचीव कर ही नहीं सकता सिंक्रोनस स्पीड को, क्योंकि अगर सिंक्रोनस स्पीड को उसने अचीव कर लिया तो दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 0, और जब सिंपल सी बात है दोनों एक साथ चलेंगे तो एक दूसरे का फ्लक्स कट ही नहीं करेगा, वो कंडक्टर का रोटर के उसका कट ही नहीं करेगा, और जब कट ही नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है अगर कट नहीं करेगा तो उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वापस रुक जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी जो इंडक्शन मोटर है वो कभी भी उसकी सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं करता है, अगर करेगा तो मैंने बता दिया क्या हो जाएगा, फ्लक्स कट नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वो वापस फिर पीछे चले जाएगा,
ठीक है, तो इस चीज का याद रखना। तो अगर एन एस माइनस ये है तो स्लिप क्या हो जाती है भाई मेरे पास, अगर एन एस माइनस के एन है दोनों तो ऊपर जीरो होगी, जीरो बटे समथिंग जीरो, तो स्लिप क्या होगी उस वक्त जीरो। तो प्रैक्टिकली क्या हो जाएगी आपके पास जीरो। आई बात समझ में? तो बड़ा अच्छा सवाल था। ये छोटे ये सारे सवाल ऐसे ही आने आप पे, लेकिन ये तभी होंगे जब आप क्वेश्चन करोगे भाई। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया। अगर आपके पास व्हेन द रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक्ड, अगर आपका इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक है, यानी कि एन क्या हो गया आपके पास जीरो, देन द स्लिप, तो आपको पता है जब भी यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपने निकाला था तो 1 हो गया, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस के एन अपॉन के एन एस, ये होगी टर्म जीरो, तो यहां क्या बचेगा एन एस डिवाइड बाई एन एस, तो 1। ओके ठीक है, तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन करना। यह 3/4 पोल इंडक्शन सिंक्रोनस स्पीड से 500 आरपीएम चल रहा है, देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी आप निकाल ही दोगे यार, ये तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ पूछा है, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इज इक्वल टू, इसने क्या बोल दिया सिंक्रोनस एन एस इंटू पी डिवाइड बाई 120, ठीक है, यहां से निकल जाएगी 1500 से चल रहा ना है 1504 डिवाइड बाय 120, ठीक है, 4 तिया 12, 3 से काटोगे तो 50 हर्ट्ज, ये विल बी द आंसर। अच्छा एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये शायद दोबारा हो गया क्या, ये 4 पोल है, आपका क्वेश्चन है घर से करना। 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स 5% स्लिप द फ्रीक्वेंसी इंड्यूस ईएमएफ रोटर, अच्छा रोटर वाला पूछा है। एक चीज और बतानी थी यार, दिमाग से उतर गई, भी बताने, चलो आएगी तो बता दूंगा। एक 4 पोल है, हैज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स 5% स्लिप, तो उसने स्लिप क्यों दे दी 5%, एस इज इक्वल टू 5%, ओके 50 हर्ट्ज दे दिया, एफ 50 हर्ट्ज दे दिया उसने। हाँ मैं अभी बता दूं, कभी ध्यान आ जाए, कभी कभी बोलता है कि आप ऑल्टरनेटर की स्पीड बताइए या मोटर की स्पीड बताइए, मैक्सिमम स्पीड, ठीक है भाई। तो आपको पता है कि स्पीड होता है मेरे पास 120 एफ अपॉन के पी, आपको पता है कि आपके घर में जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो, ठीक है, और क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आपके पास पोल मिनिमम कितने हो सकते हैं, क्या 2 हो सकते हैं, हाँ, तो यहां से हो गया आपके पास 60, तो 6 पंजे 30, 3000 आरपीएम ये इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है इंडक्शन मोटर की, इस चीज का याद रखना आप भाई, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है वो तो 50 हर्ट्ज है और पोल मिनिमम 2 हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, तो ये आ जाता है। जहां पे अगर गिवन नहीं होगा तो पैरामीटर्स आप यही मान लेना आप, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसने बोला है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर, तो रोटर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा है इसने, यानी कि इसने पूछा है भाई आपसे, जो पूछा है इसने एफ डैश पूछा है, एफ डैश इंटू एस इंटू एफ, एस निकालना पड़ेगा भाई, एफ तो दे रखी है इसने 50 हर्ट्ज की, 4 पोल है, तो आपको एस निकालना पड़ेगा, और एस का फंडा क्या है आपके पास, एन एस माइनस के एन अपॉन के एन एस, ठीक है, मैंने बता रखा 5% स्लिप तो दे रखी है यार इसने, द फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड ईएमएफ, अच्छा ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। चलिए तो दे रखी है 5% का मतलब 0.05 इंटू 50 हर्ट्ज, तो हो गया 5 पंजे 25, 2.50 हर्ट्ज है ये आंसर, ठीक है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा ये आपसे, अभी आपको जानना है कि ये करना कैसे है भाई, ओके। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे एग्जाम्पल आपके समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर करना जितने भी इंडक्शन मोटर की, ठीक है।